हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना पाईटॉर्च प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। अभी तक इस प्लेलिस्ट में मैंने 5 वीडियोस डाले हैं। ये सिक्स्थ वीडियो होने वाला है। और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है डेटा सेट एंड डेटा लोडर क्लासेस। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक की हेल्प से आप फ्यूचर में कभी भी कोई भी न्यूरल नेटवर्क जब बनाओगे यूजिंग पाईटॉर्च, तो आप बहुत आसानी से डेटा को उठा करके अपने मॉडल को दे पाओगे। और उसके इर्द गिर्द जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं वो सब कुछ आप बहुत आसानी से कर पाओगे। सो अगेन अ टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी फंडामेंटल टू हाउ पाईटॉर्च वर्क्स। सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखना। काफ़ी लंबा वीडियो है, मोस्टली बिकॉज मैंने बहुत डेप्थ में जाके चीज़ें समझाई हैं और प्रैक्टिकली भी चीज़ें करके दिखाई हैं। होपफुली आपको मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप देना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने इस प्लेलिस्ट में क्या क्या कवर किया है। टोटल मिला के अभी तक 5 वीडियोस डाले हैं मैंने। पहले वीडियो में मैंने आपको पाईटॉर्च का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि पाईटॉर्च क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसका एक हिस्ट्री मैंने आपको बताया था। वीडियो नंबर 2 में मैं थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन मैंने स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था टेंसर्स के बारे में। टेंसर्स आर सुपर यूजफुल इन डीप लर्निंग और पाईटॉर्च में टेंसर्स का इंप्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है, तो ये हमने कवर किया वीडियो नंबर 2 में। वीडियो नंबर 3 में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर किया कि कैसे आप टेंसर्स के ऊपर डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग द ऑटोग्रैड मॉड्यूल। और जब हमने ये तीनों चीज़ें सीख ली, उसके बाद वीडियो नंबर 4 में मैंने एक डेटा सेट उठाया था, ब्रेस्ट कैंसर वाला। और उसके ऊपर हमने एक पाईटॉर्च का ट्रेनिंग पाइपलाइन बनाया था। ठीक है। और उस ट्रेनिंग पाइपलाइन में हमने सबसे पहले अपना मॉडल तैयार किया था। उसके बाद हमने ईपॉक्स चला करके मॉडल के अंदर ट्रेनिंग परफॉर्म की थी। ये सारा काम हमने वीडियो नंबर 4 में किया था। वीडियो नंबर 5 में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की थी। हमने एन मॉड्यूल के बारे में पढ़ा। और हमने वीडियो नंबर 4 में जो ट्रेनिंग पाइपलाइन बनाई थी उसके मैनुअल पार्ट्स को रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ एन मॉड्यूल। ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी तक कवर किया है इस प्लेलिस्ट में। अब आज का जो वीडियो है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक का नाम है डेटा सेट एंड डेटा लोडर क्लासेस। ठीक है। अब डेटा सेट एंड डेटा लोडर क्लासेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है वो मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा। सो एक प्रॉब्लम है हमारे करंट कोड में। सो हमने जो कोड लिखा था हमारे लास्ट वीडियो में, जिसकी हेल्प से हम ब्रेस्ट कैंसर क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे थे, उस कोड में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो फ्लॉ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो अगर आपको याद होगा, ये हमारा कोड है जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था। यहाँ पर हमने एक मॉडल बनाया था, अगर आपको याद हो। और ये बहुत सिंपल मॉडल है, इसमें सिर्फ एक ही न्यूरॉन है। और ये जो आपको आगे कोड दिखाई दे रहा है ये हमारा पूरा का पूरा ट्रेनिंग पाइपलाइन है, जहाँ पे हम मॉडल बना रहे हैं, ऑप्टिमाइज़र बना रहे हैं, और फिर ईपॉक के अंदर पूरा का पूरा फॉरवर्ड पास, लॉस कैलकुलेशन और बैकवर्ड पास परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग फ्लो में या ट्रेनिंग पाइपलाइन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। और वो फ्लॉ ये है कि हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ कर रहे हैं वो है बैच ग्रेडियंट डिसेंट। इसका मतलब ये है कि हम एक बार अपने पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए पूरा का पूरा डेटा सेट एक साथ यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हम अपने पूरे के पूरे डेटा को फॉरवर्ड पास में भेज रहे हैं। उस पूरे के पूरे डेटा के बेसिस पे लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। उस लॉस के बेसिस पे ग्रेडियंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उन ग्रेडियंट्स के बेसिस पे पुराने ग्रेडियंट्स को अपडेट कर रहे हैं। सो ये पूरा काम करने के लिए हम एक साथ अपना पूरा का पूरा डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं। और इसे हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट बुलाते हैं। अब अगर आपने थोड़ा भी बैच ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि जनरली आप बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ नहीं करते हो, बिकॉज बैच ग्रेडियंट डिसेंट में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट बहुत ज़्यादा मेमोरी इनएफिशिएंट होता है। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है। आपको ये पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक साथ अपने पूरे डेटा को उठा करके रैम में डालना पड़ेगा, राइट? अब खुद सोचो, ये तो छोटा डेटा सेट है, इसमें सिर्फ 500 रोज हैं। बट इमेजिन अगर हम एक इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास आई डोंट नो लैक्स ऑफ इमेजेस हैं, जीबीज में डेटा है, 10 जीबी का डेटा है। तो क्या आप पूरे डेटा को एक साथ मेमोरी में इस तरीके से डाल सकते हो? कि आप उसके ऊपर इस तरीके से कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सकते हो? द आंसर इज़ नो। सो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप एक साथ अपने पूरे डेटा सेट को उठा के उसके ऊपर कंप्यूटेशंस परफॉर्म करो। दिस इज़ रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2 इज़
कि आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट में उतना अच्छा कन्वर्जेंस नहीं होता है, आप उतनी जल्दी अच्छे सॉल्यूशन अच्छे पैरामीटर वैल्यूज़ तक नहीं पहुंच पाते। उसका रीज़न ये है कि आप अपने पैरामीटर्स में अपडेट करने के लिए पूरे के पूरे डेटा को देख रहे हो, पूरे के पूरे डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, और फिर एक बार अपने पैरामीटर को अपडेट कर रहे हो। तो ये जो अपडेट्स हैं ये बहुत स्लो हैं। दैट इज़ वाई आपका जो कन्वर्जेंस होता है एल्गोरिदम का वो भी बहुत स्लो हो जाता है। सो आइडियली आपको ये जो अपडेट्स हैं, पैरामीटर के अपडेट्स, इनको थोड़ा और फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। जैसे कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हुआ, जहाँ पर आप हर रो को देख करके एक बार पैरामीटर को अपडेट करते हो, उसमें थोड़ा फास्टर कन्वर्जेंस होता है। सो इन शॉर्ट समरी ये है कि अभी तक हमने जितनी भी मेहनत की वो सब सही है, बस एक बड़ा फ्लॉ है। और वो बड़ा फ्लॉ ये है कि हमने जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग पाइपलाइन बनाया है उसमें हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स हम एक साथ पूरे डेटा को लोड करके उसके ऊपर पैरामीटर अपडेट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो आइडियली वॉट यू शुड डू इज, रादर देन लोडिंग द एंटायर डेटा, यू शुड लोड योर डेटा इन बैचेस। ठीक है, अगर आपके पास 1000 रोज का एक डेटा सेट है तो सीधे के सीधे 1000 रोज मेमोरी में एक साथ डाल के उसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट करने से अच्छा है कि आप अपने डेटा को 10 बैचेस में डिवाइड कर दो। हर बैच में 100 रोज होंगे, और आप एक बार में 100 रोज के ऊपर फॉरवर्ड पास करो, लॉस कैलकुलेट करो, ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, और फिर ग्रेडियंट डिसेंट लगाओ। एक बार जब 100 डेटा के ऊपर हो जाए फिर अगला बैच लोड करो, और उसके ऊपर ये काम आप रिपीट करो, और ऐसा ये 10 बार करो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। आई रियली होप आपने इसके बारे में सुना है, और जब भी आप न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करोगे फ्यूचर में, आप हमेशा यही स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। तो अब हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने इस कोड में मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट लगाना बहुत आसान काम है, आप इनफैक्ट खुद से कोड लिख करके भी ये काम कर सकते हो। यहाँ पर देखो, मैंने अपने ब्रेस्ट कैंसर वाले प्रॉब्लम के ऊपर मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट लगाया है, ये उसका कोड है। यहाँ पर बस एक डिफरेंस है कि हम अब 2 लूप्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बैच ग्रेडियंट डिसेंट में हम सिर्फ एक लूप यूज़ कर रहे थे ईपॉक्स चलाने के लिए, यहाँ पे आप 2 लूप्स यूज़ कर रहे हो, वन फॉर ईपॉक्स एंड सेकेंड फॉर रनिंग द बैचेस। अब ये कोड बहुत सिंपल है, आप वीडियो को पॉज करके देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर एक बैच साइज डिफाइन किया है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट है ब्रेस्ट कैंसर वाला उसमें 320 रोज है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने पूरे के पूरे ब्रेस्ट कैंसर वाले डेटा सेट को बैचेस में डिवाइड कर रहे हो, और हर बैच में आप 32 रोज रख रहे हो। तो टोटल मिला के आपके पास 320 डिवाइडेड बाई 32, 10 बैचेस होंगे। तो ये आपका फर्स्ट बैच ऑफ डेटा है, ये आपका सेकेंड बैच ऑफ डेटा है, थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो। ये आपका ईपॉक नंबर 1 है, अभी हम ईपॉक नंबर 1 के अंदर है। अब ईपॉक नंबर 1 के अंदर आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले फर्स्ट वाले बैच को उठा रहे हो, इस वाले बैच को, 32 रोज को, उसके ऊपर फॉरवर्ड पास लगा रहे हो, लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, बैकवर्ड पास लगा रहे हो, और ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर रहे हो। पैरामीटर्स अपडेट हो गए। अब आप वापस यहाँ पे आ गए। अब आप बैच नंबर 2 को निकाल रहे हो यहाँ से, बैच नंबर 2 को निकाल के सेम काम रिपीट कर रहे हो। आप फॉरवर्ड पास लगा रहे हो, लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, बैकवर्ड पास लगा रहे हो, पैरामीटर्स अपडेट कर रहे हो। फिर ऐसे ही करके आप थर्ड बैच तक पहुंचोगे, डॉट 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 ऐसे करते करते आप 10th बैच तक पहुंचोगे। जैसे ही आपने 10th बैच कवर कर लिया, अब आपका फर्स्ट ईपॉक कंप्लीट हो गया। अब आप ईपॉक नंबर 2 में घुस गए। अब ईपॉक नंबर 2 में फिर से आप क्या करोगे, फर्स्ट बैच को उठाओगे, वही 4 काम रिपीट करोगे, बैच नंबर 2 को उठाओगे, सेम काम रिपीट करोगे अंटिल 10। फिर आएगा ईपॉक 3, ऐसे करते करते जितने भी आपके ईपॉक्स हैं उतनी बार आपका ट्रेनिंग होगा। तो इतना सिंपल है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना यूजिंग मैनुअल कोड। बट ये कोड काम तो करेगा, बट इस कोड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पे मैंने सारी प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन कर दी हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है कि देर इज़ नो स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि बहुत आसानी से हमारा एक्स ट्रेन टेंसर और वाई ट्रेन टेंसर से बैचेस क्रिएट कर ले रहे हैं। एक्स ट्रेन टेंसर और वाई ट्रेन टेंसर हमारा पूरा डेटा सेट है, बट
यहाँ पे हमने मान लिया कि डेटा सेट हमारे पास है, बट कई सिनेरियोज में डेटा सेट को लाना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, मान लो आप एक इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो जहाँ पे आप डॉग्स वर्सेस कैट्स को क्लासीफाई करना चाहते हो, ठीक है। और आपका जो डेटा सेट है वो इस तरीके से फोल्डर्स में अरेंज्ड है। मान लो एक फोल्डर है डॉग्स का जिसमें 1000 इमेजेस हैं, और एक फोल्डर है कैट्स का जिसमें 1000 इमेजेस हैं। ये आपका पूरा डेटा सेट है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन फोल्डर्स से डेटा को उठाना है और उनसे आपको ये एक्स ट्रेन टेंसर और वाई ट्रेन टेंसर बनाना है। एक बार जब आप ये एक्स ट्रेन टेंसर वाई ट्रेन टेंसर बना लोगे, उसके बाद ही आप बैचेस क्रिएट कर पाओगे। तो अब हमारे इस कोड में ये पूरा का पूरा लॉजिक कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। तो डेटा को लाना कई बार बहुत ट्रिकी काम होता है, उसके लिए हमारे कोड में फ़िलहाल कोई जगह नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2 इज़ कि देर इज़ नो ईजी वे टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना कि हम एक बार में 32 इमेजेस का बैच बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हर बैच को भेजने के पहले हम उसके ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं। वन ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी कि हम कलर्ड इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस पूरे फ्लो में वो ट्रांसफॉर्मेशंस कहाँ पे होंगे, इस बारे में भी हमने कुछ सोचा नहीं है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 इज शफलिंग एंड सैम्पलिंग। अब अगर आप डायरेक्टली डेटा सेट क्रिएट करोगे तो आपके डेटा सेट में पहले 1000 डॉग्स आ जाएंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट 1000 कैट्स आ जाएंगे। ऑब्वियसली अ बेटर स्ट्रैटेजी वुड बी कि आप इस डेटा को शफल करो, और शफल करने के बाद फिर आप सैम्पलिंग करो, एज इन 32 रैंडम इमेजेस एक्सट्रैक्ट करो। तो ये शफलिंग और सैम्पलिंग कैसे और कहाँ होगा इस कोड में, वो भी हमें नहीं पता। एंड प्रॉब्लम नंबर 4 कि हम बैच मैनेजमेंट और पैरेललाइजेशन को कैसे हैंडल करेंगे। सो मान लो हमें यहाँ से 32 इमेजेस के बैचेस एक्सट्रैक्ट करने, और मान लो मुझे मल्टीपल बैचेस पैरेलली एक्सट्रैक्ट करने, मेरे पास ये पावर है। तो फिर वो पैरेललाइजेशन इस कोड में कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है। सो इन शॉर्ट ये जो कोड है ये काम तो कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बहुत अच्छा कोड नहीं है। इस कोड को लिखने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक प्रॉपर रियल वर्ल्ड डेटा सेट के ऊपर अगर आप एक स्केलेबल डीप लर्निंग मॉडल बनाना चाहते हो, दिस इज़ नॉट द वे। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पाईटॉर्च हमें दो क्लासेस देता है, और वो दो क्लासेस हैं डेटा सेट एंड डेटा लोडर। सो अब हम इन दो क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि इनकी हेल्प से हम कैसे बहुत आसानी से मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर सकते हैं हमारे ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट के ऊपर। तो चलो गाइज, अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेटा सेट और डेटा लोडर क्लासेस काम कैसे करती हैं। अब ये पूरी चीज़ पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा ना, पूरा ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, बट साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपको ये दिखाई देगा कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये कुछ बहुत समझदार लोगों ने बहुत प्लान करके बनाया है, तो आपको सीखने में बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन पढ़ाना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, डेटा सेट एंड डेटा लोडर आर कोर abstractions in PyTorch that decouple how you define your data from how you efficiently iterate over it in the training loops। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डेटा सेट और डेटा लोडर क्लास की हेल्प से आप डेटा को लोड करने का जो प्रोसेस है और डेटा को यूज़ करके ट्रेनिंग करवाने का जो प्रोसेस है उसको डीकपल करते हो, दोनों चीज़ों को अलग अलग करते हो, ठीक है। अब ये पूरी चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब मैं आपको ये डायग्राम समझाऊंगा। इस डायग्राम में 3 कोर कंपोनेंट्स हैं, मैं आपको एक एक करके इंट्रोड्यूस करता हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका डेटा सेट, ठीक है। और गोइंग फॉरवर्ड इस डिस्कशन में मैं इसको डेटा सेट के बदले सिर्फ डेटा बुलाऊंगा, और उसका रीज़न ये है कि इस डायग्राम में जो दूसरा कोर कंपोनेंट है वो है डेटा सेट क्लास। तो यहाँ भी डेटा सेट है, यहाँ भी डेटा सेट है, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए गोइंग फॉरवर्ड हम डेटा को डेटा बुला रहे हैं और इस डेटा सेट क्लास को डेटा सेट क्लास बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कंपोनेंट है। और जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो है डेटा लोडर क्लास। अब ये तीनों कंपोनेंट्स मिल करके इस पूरे फ्लो को एग्जीक्यूट करते हैं।
जहाँ पे हम डेटा को सोर्स से लोड करेंगे, उसको बैचेस में डिवाइड करेंगे और उसको ट्रेनिंग लूप में डालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये पूरी चीज़ कैसे हो रही है। होता क्या है कि आपका जो डेटा है वो मेमोरी में कहीं पे पड़ा होता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली उसको मेमोरी से लोड करना पड़ेगा। तो ये लोड करने का काम कौन करता है? आपकी डेटा सेट क्लास। इस डेटा सेट क्लास का एक बहुत सिंपल पर्पस है कि इसको पता होता है कि आपका डेटा मेमोरी में कहाँ पर है, और ये क्लास बहुत आसानी से आपके डेटा के अंदर से एक एक करके रोज को लोड कर सकती है। ये फीचर आपको इस क्लास में मिलता है। बट जो सबसे मेन कंपोनेंट है इस पूरे फ्लो का, वो है डेटा लोडर क्लास। बिकॉज बैचेस बनाने का जो पूरा काम है वो हमारी डेटा लोडर क्लास करती है। कैसे? मतलब रफली स्पीकिंग अगर मैं आपको बताऊं, तो डेटा लोडर क्लास ये डिसाइड करती है कि हर बैच में कितने रोज होंगे। नंबर ऑफ रोज पर बैच डिसाइड होते हैं। अब हमारी डेटा लोडर क्लास को बैचेस बनाने हैं, तो वो क्या करेगी? वो डेटा सेट क्लास को बोलेगी कि देखो भाई मुझे बैचेस बनाने हैं, तो तुम डेटा में से रोज निकाल के लाओ ताकि मैं बैचेस बना पाऊँ। अब सिंस डेटा सेट क्लास को पता है कि डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, तो डेटा सेट क्लास इमीडिएटली मेमोरी में जाएगी और वहाँ से वन बाय वन रोज एक्सट्रैक्ट करके डेटा लोडर क्लास को देगी। और डेटा लोडर क्लास क्या करेगी? उन रोज को इकट्ठा करके बैचेस बनाएंगे, और फिर यही बैचेस कहाँ पे भेज दिए जाएंगे? आपके ट्रेनिंग लूप में, जहाँ पे ट्रेनिंग परफॉर्म होगी। तो रफली दिस इज द ब्लूप्रिंट। ठीक है, आपके डेटा को लोड करने का सारा काम डेटा सेट क्लास का है, और उस लोडेड डेटा से बैचेस बनाने का सारा काम डेटा लोडर क्लास का है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पूरे फ्लो को अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक डेटा है जो कि एक CSV फाइल है, और इस CSV फाइल के अंदर टोटल मिला के 10 रोज हैं। मतलब हमारे पूरे डेटा में 10 रोज हैं, छोटा सा डेटा सेट है। ठीक है, और हमने डिसाइड किया कि हमें बैचेस बनाने हैं, और हर बैच का जो साइज होगा वो होगा 2। मतलब हर बैच के अंदर 2 रोज होंगे। इससे ऑटोमेटिकली आप ये तो समझ पा ही रहे होगे कि टोटल नंबर ऑफ बैचेस जो होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5। मतलब हम 5 बैचेस बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये पूरा का पूरा फ्लो काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है इस पूरे फ्लो में कि आपको एक खुद की क्लास बनानी होती है, जिसको आप कुछ भी बुला सकते हो वैसे तो, बट एक अच्छा नाम होगा कस्टम डेटा सेट। और ये जो कस्टम डेटा सेट है ये इनहेरिट करती है एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास से, जिसका नाम है डेटा सेट क्लास। ये क्लास, ये जो डेटा सेट क्लास है, टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास इन पाइटॉर्च। और ये जो क्लास है ये एसेंशली एक ब्लूप्रिंट है जो आपको ये बताती है कि पाइटॉर्च का एक डेटा सेट कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आके लिखा हुआ है, व्हेन यू क्रिएट अ कस्टम डेटा सेट, व्हेन यू क्रिएट दिस क्लास, यू डिसाइड हाउ डेटा इज लोडेड एंड रिटर्न्ड। बस इतना ही काम है इस क्लास का। इस क्लास को बनाने के प्रोसेस में आपको इसके अंदर 3 मेथड्स बनाने होते हैं। ये तीनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको तीनों का पर्पस बताता हूँ। सबसे पहले आपको बनाना होता है एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर बहुत स्पेशल है बिकॉज इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही आप ये कोड लिखते हो कि डेटा लोड कैसे और कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये CSV फाइल है, तो CSV फाइल को लोड कैसे करोगे? pd.read.csv से। तो वो कोड आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हो, यहाँ पे इस जगह पे। या फिर मान लो आप एक इमेज डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो और आपका इमेज डेटा सेट फोल्डर्स में अरेंज्ड है। डॉग्स वाले में डॉग्स के इमेजेस हैं, कैट्स वाले में कैट्स के इमेजेस हैं। तो यहाँ से ये डेटा कैसे लोड होगा, ये पूरा लॉजिक आप इस कंस्ट्रक्टर में लिखोगे। तो सिंपल शब्दों में कंस्ट्रक्टर के अंदर आप ये बताते हो कि मेमोरी से डेटा को लोड कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द कंस्ट्रक्टर टेल्स हाउ डेटा शुड बी लोडेड। इसके बाद 2 और मेथड्स हैं। अगला जो मेथड है वो है लेंथ मेथड। ये बहुत ही छोटा लेकिन बहुत यूजफुल मेथड है। लेंथ
हमें सिंपली ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे डेटा में टोटल कितने नंबर ऑफ रोज हैं। जैसे हमारे केस में जब आप इस लेंथ को कॉल करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 10, बिकॉज हमारे डेटा में 10 रोज हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इतना छोटा सा फंक्शन यहाँ पे क्यों है। ये छोटा सा फंक्शन इसलिए है बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये हमें पता करके बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने बनेंगे। ठीक है, हमें ये तो पता ही है कि बैच साइज क्या है। अगर मुझे कोई ये बता दे कि डेटा में रोज कितने हैं तो आई कैन ईजिली कैलकुलेट कि नंबर ऑफ बैचेस कितने होंगे। हमारे केस में 5। तो लेंथ का यही पर्पज है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड आपको बनाना होता है वो होता है गेट आइटम। गेट आइटम का एक बहुत सिंपल काम है। आप इसको एक इंडेक्स वैल्यू देते हो और ये आपको पलट करके वो पर्टिकुलर रो निकाल के देता है डेटा के अंदर से। मतलब अगर मैंने मान लो इस फंक्शन को कॉल करके इंडेक्स वैल्यू दे दी 0, तो ये फंक्शन क्या करेगा, डेटा के अंदर से जीरोथ रो निकाल करके मुझे दे देगा। ठीक है, मान लो मैंने गेट आइटम को इनपुट में दे दिया 10, तो ये गेट आइटम क्या करेगा, डेटा के अंदर से 10th रो मुझे निकाल के दे देगा। सो गेट आइटम की हेल्प से मैं अपनी मर्जी से कोई भी रो डेटा के अंदर से निकाल सकता हूँ। ठीक है, एंड दैट्स इट। इस कस्टम डेटा सेट में आपको बस यही कोड लिखना होता है। ये 3 मेथड्स आपको इंप्लीमेंट करने होते हैं। दैट्स इट। अब जैसे ही आपने अपना कस्टम डेटा सेट क्लास बना लिया और डेटा को लोड करने का और उसमें से कोई भी रो एक्सट्रैक्ट करने का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, यहाँ से अब डेटा लोडर क्लास का काम शुरू होता है। ठीक है, अब मैंने डेटा लोडर क्लास कैसे काम करता है बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। सो स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होता है कि आपका डेटा लोडर क्लास आपके ईपॉक की शुरुआत में आपके सारे इंडिसेस को उठाता है और उसको शफल कर देता है विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड अ सैम्पलर। ठीक है, तो हमारे पास हमारा डेटा सेट है, उसमें 10 रोज हैं, तो उसके इंडिसेस क्या हुए, 0 से लेके 9 तक। ये हमारे इंडिसेस हैं। तो अब क्या होगा, इन इंडिसेस को हमारा डेटा लोडर लेगा और सैम्पलर की हेल्प से उसको शफल कर देगा रैंडमली। मान लो ये हो गई शफलिंग, 4 सबसे पहले आ गया, फिर 6, 1, 3, इस तरीके से हमारा डेटा शफल हो गया। अब आप क्या करते हो, आप जाके देखते हो कि आपका बैच साइज कितना है। आपका बैच साइज है 2, मतलब एक बैच के अंदर 2 रोज होंगे। तो अब आप क्या करते हो, इन शफल्ड इंडिसेस को उठाते हो और इनसे चंक्स फॉर्म करते हो। ये देखो, आपने क्या किया, फर्स्ट 2 को उठाया और ये आपका फर्स्ट चंक हो गया। फिर आपका ये सेकंड चंक हो गया, ये आपका थर्ड चंक हो गया, ये आपका फोर्थ चंक हो गया, ये आपका फिफ्थ चंक हो गया। तो आपने बेसिकली अपने इंडिसेस को ग्रुप कर दिया, 2 2 के ग्रुप्स में आपने डाल दिया। उसके बाद अब आप क्या करते हो कि आप इन इंडिसेस को उठाते हो और इनको भेजते हो डेटा सेट, अपने कस्टम डेटा सेट क्लास के पास। और उसमें भी कौन से मेथड के पास, गेट आइटम के पास। क्योंकि गेट आइटम का काम क्या है, जब आप उसको एक इंडेक्स पोजीशन दोगे वो आपको पलट के वो रो देता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये फर्स्ट बैच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको बनाने के लिए मुझे 2 रोज चाहिए, रो नंबर 4 एंड रो नंबर 6। तो मैंने 4 भेजा यहाँ पे गेट आइटम में। गेट आइटम डेटा सेट में घुसा, फोर्थ वाले रो को निकाल के लाया, फोर्थ वाले रो का डेटा निकाल के लाया और उसको यहाँ पे भेज दिया। फिर हमने 6 वाले को भेजा, तो गेट आइटम डेटा से 6th वाले डेटा को निकाला और उसने यहाँ पे भेज दिया। अब मेरे पास फोर्थ रो का डेटा है, 6th रो का डेटा है। अब मैं मुझे क्या करना है, इन दोनों डेटा को कलेक्ट करना है और कंबाइन करना है और बैच फॉर्म करना है। और ये पूरा काम करने के लिए डेटा लोडर के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कोलेट फंक्शन बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो कोलेट फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों रोज के डेटा को उठा के पैक करके आपका बैच बना देगा। तो ये बन गया आपका फर्स्ट बैच। दिस इज़ योर फर्स्ट बैच ऑफ डेटा। ये सेम काम फिर रिपीट होगा। ये हमारा सेकेंड चंक है, यहाँ पे हमारे 2 इंडिसेस हैं 1 और 3। हम 1 को भेजेंगे गेट आइटम के पास, उससे हमारा 1 वाला रो आ जाएगा। हम 3 को भेजेंगे गेट आइटम के पास, इससे हमारा 3 वाला रो आ जाएगा। फिर से कोलेट फंक्शन इन दोनों को कंबाइन करेगा और इससे हमारा बैच नंबर 2 बन जाएगा। इसी तरीके से बैच 3, बैच 4 और बैच 5 बन गया। जैसे ही अब हमारे बैचेस रेडी हो गए, अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हमारे बैच को हमारे ट्रेनिंग पाइपलाइन में भेजेंगे, जहाँ पर इन बैचेस के ऊपर
ट्रेनिंग परफॉर्म होगी। सो दिस इज़ हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स। सो अगर आप इस डायग्राम को फिर से देखो तो अब आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी आ रही है। सारा का सारा बैच बनाने का काम डेटा लोडर क्लास के अंदर हो रहा है, बट बैचेस बनाने के प्रोसेस में आपको रो बाय रो डेटा चाहिए। और वो रो बाय रो डेटा कौन ला के दे रहा है? ये डेटा सेट क्लास। और डेटा सेट क्लास को पता है कि डेटा है कहाँ पे। तो दिस इज़ द एंटायर फ्लो। और ये बहुत प्रॉपर तरीके से डिज़ाइंड है ताकि बहुत अच्छे अब्स्ट्रैक्शंस आ गए हैं। डेटा को लोड करने का काम एक क्लास को दे दिया गया, उससे बैचेस बनाने का काम दूसरी क्लास को दे दिया गया, तीसरी जगह पे ट्रेनिंग हो रही है। तो बहुत अच्छे तरीके से सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गया। तो नाउ दैट यू हैव वेरी गुड ओवरव्यू ऑफ दिस एंटायर फ्लो, अब एक काम करते हैं, कोड लिख करके इस पूरे फ्लो को टेस्ट करते हैं। चलो गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप डेटा सेट एंड डेटा लोडर क्लास की हेल्प से बैचेस क्रिएट कर सकते हो। सो हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे। हम खुद का डेटा सेट क्रिएट करेंगे और उसको बैचेस में डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे जो भी हमारी नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं हमने इंपोर्ट कर लिया। ये जो कोड है ये शायद आपने पहले भी देखा होगा। यहाँ पर हम साइकिट लर्न का मेक क्लासिफिकेशन फंक्शन को यूज़ करके एक डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें दो फीचर्स हैं और एक टारगेट कॉलम है। ठीक है, दिस इज़ अ क्लासिफिकेशन डेटा सेट। मैं आपको दिखाता हूँ ये डेटा सेट कैसा दिखता है। सो इस कोड को हमने रन किया। सो ये रहा हमारा डेटा सेट, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा डेटा सेट है। ये हमारे फीचर्स हैं, दो फीचर्स हैं, टोटल मिला के 10 रोज़ हैं हमारे डेटा में। और ये शेप है हमारे फीचर्स का 10 by 2। और ये हमारा आउटपुट कॉलम है एज इन टारगेट कॉलम। और इसका शेप होगा 10, इसमें 10 आइटम्स हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमारे दोनों एक्स और वाई जो फिलहाल नंपाई एरेज हैं उनको टेंसर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। सो इस पॉइंट पे अगर मैं आपको जल्दी से दिखाऊं तो x इज़ अ पाईटॉर्च टेंसर एंड सेम गोज़ फॉर y इज़ ऑल्सो अ पाईटॉर्च टेंसर। ठीक है। अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको टॉर्च डॉट यूटिल्स डॉट डेटा के अंदर से इन दोनों क्लासेस को इंपोर्ट करना है। तो हम ये कोड रन करेंगे। अब हमारा वर्कफ्लो शुरू होता है। हमें सबसे पहले एक कस्टम डेटा सेट क्लास बनानी है। सो मैं क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है कस्टम डेटा सेट। आप कुछ भी नाम ले सकते हो बट कस्टम डेटा सेट इज़ अ गुड नेम। और ये इनहेरिट कर रही है डेटा सेट क्लास से। अब जैसा हमने डिस्कस किया यहाँ पे आपको तीन मेथड्स बनाने हैं। सबसे पहले आपको बनाना है आपका कंस्ट्रक्टर। और इस कंस्ट्रक्टर में आपको इनपुट में दो चीज़ें मिल रही हैं। एक मिल रहा है आपको आपका फीचर्स और सेकंड आपको मिल रहा है आपके लेबल्स। और आप क्या कर रहे हो, दो एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर रहे हो इस क्लास में। एक का नाम है फीचर्स जिसके अंदर हम फीचर्स को स्टोर कर रहे हैं, और एक का नाम है लेबल्स जिसमें हम अपने लेबल्स को स्टोर कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे सिंस डेटा को लोड करने का उतना लोड नहीं है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कोड है नहीं। इसके बाद आता है हमारा लेंथ वाला मेथड। इसको इनपुट में कुछ नहीं मिल रहा, ये बस हमें रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट फीचर्स डॉट शेप का 0। बेसिकली नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे डेटा में ये रिटर्न करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बनाएंगे गेट आइटम मेथड। इसमें हमें इनपुट में मिलेगा एक इंडेक्स और हमें रिटर्न करना है उस इंडेक्स पोजीशन वाले रो को। तो हम रिटर्न कर रहे हैं सेल्फ डॉट फीचर्स का इंडेक्स वाला आइटम एंड सेल्फ डॉट लेबल्स का इंडेक्स वाला आइटम। एंड दैट्स इट गाइस, ये बन गया हमारा कस्टम डेटा सेट। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट्स कॉल दैट ऑब्जेक्ट डेटा सेट। सो डेटा सेट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कस्टम डेटा सेट। और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते टाइम हमारा x भेज देंगे, x हमारा फीचर बन जाएगा, और y भेज देंगे, y हमारा लेबल बन जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम डेटा सेट। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हमारा यहाँ पे एक टाइपो हो गया। सिंस इट इज़ अ मैजिक मेथड, आगे भी दो आपके अंडरस्कोर्स आएंगे और पीछे भी दो अंडरस्कोर्स आएंगे। अब इसको रन करते हैं। तो ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब देखो,
सिंस ये कस्टम डेटा सेट का ऑब्जेक्ट है, इसके पास कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो, अगर मैं लेंथ ऑफ डेटा सेट निकालूं तो देखो 10 बता रहा है, क्योंकि हमारे डेटा सेट में 10 रोज हैं। ऑल्सो मैं चाहूँ तो इस डेटा सेट का कोई भी आइटम फैच कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो डालूँ तो ज़ीरोथ रो मैं फैच कर लूँगा। ये देखो, ये रहा ज़ीरोथ रो। अगर आप ऊपर जाके देखो, 1.06 माइनस 0.97। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 डालूँ तो थर्ड आइटम फैच हो जाएगा। ये देखो, -2.89, -2.89। तो ये हमने डेटा सेट का काम कंप्लीट कर लिया। हम डेटा को लोड भी कर पा रहे हैं और उसके अंदर से कोई भी पर्टिकुलर रो एक्सट्रैक्ट भी कर पा रहे हैं। अब बारी आती है डेटा लोडर क्लास की। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेटा लोडर, जो कि ऑब्जेक्ट होगा डेटा लोडर क्लास का। अब डेटा लोडर क्लास में आपको बस दो तीन चीज़ें भेजनी है, आपको कोई क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपना डेटा सेट ऑब्जेक्ट भेजना है, बिकॉज ऑब्वियसली डेटा लोडर को पता होना चाहिए कि डेटा सेट कहाँ पर है। उसके अलावा आपको बताना होता है आपका बैच साइज़। लेट्स से हम जो बैच साइज़ ले रहे हैं वो है 2, मतलब हमारे एक बैच में 2 रोज़ होंगे। और इसके अलावा हम शफल का वैल्यू सेट कर रहे हैं ट्रू, हमें शफलिंग चाहिए। ये हमने रन कर दिया और ये मेरा डेटा लोडर ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो हम डेटा लोडर की हेल्प से कैसे लूप चला के बैचेस निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। सो हमें एक लूप चलाना है, फॉर बैच फीचर्स कॉमा बैच लेबल्स इन डेटा लोडर। ठीक है, what I want to print is batch features and I want to print batch labels। और हर बैच के बाद मैं ये बाउंड्री क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, ये देखो गाइस, ये बन गए मेरे 5 बैचेस। ये है मेरा फर्स्ट बैच, इसमें 2 डेटा पॉइंट्स हैं। ये है मेरा नेक्स्ट बैच, इसमें भी 2 डेटा पॉइंट्स हैं। थर्ड वाले में भी 2, फोर्थ वाले में भी 2 और फिफ्थ वाले में भी 2। टोटल मिला के 10 डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये रैंडमली सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये शफल को फॉल्स कर सकते हो और इससे क्या होगा, ऑर्डर में आपके बैचेस बनेंगे। ये देखो, अब क्या हुआ, आपके फर्स्ट 2 डेटा पॉइंट्स को मिला के फर्स्ट बैच बना। ये देखो, और उसके बाद नेक्स्ट 2 को मिला करके आपका सेकंड बैच बना। ठीक है, थोड़ा और टेक्निकलिटी में अगर मैं जाऊँ तो ये जो डेटा लोडर है ना, ये एक तरह का आइट्रेबल है। ठीक है, आप इसके ऊपर लूप चला के आइटम्स को फेच कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट बैचेस ऑफ योर डेटा। ठीक है, तो आई होप ये जो पूरा डिस्कशन हमने किया, ये अब आपके लिए थोड़ा मीनिंगफुल हो गया होगा। ठीक है, सो अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था जब हमने मैन्युअली बैचेस क्रिएट करने की कोशिश की थी इस कोड से। तो वहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कि आपको अगर किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं तो वो आप कहाँ पे करोगे। मैनुअल वाले में इसकी जगह नहीं थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डेटा लोडर और डेटा सेट क्लासेस यूज़ कर रहे हो तो आप ट्रांसफॉर्मेशंस कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो ये हमने अभी जस्ट क्लास बनाई डेटा सेट वाली। आप चाहो तो बहुत आसानी से इस क्लास के अंदर किसी भी टाइप का डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। कहाँ पर एग्जैक्टली, गेट आइटम के अंदर। यहाँ पर आपका काम क्या है, आपको एक इंडेक्स मिलता है, आप उस इंडेक्स वाले रो को रिटर्न करते हो। अब इस रो को रिटर्न करने के पहले यहाँ पर ऊपर में आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशंस चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। मान लो अगर आप इमेज बेस्ड डेटा की बात कर रहे हो तो रीसाइज करना एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना एक ट्रांसफॉर्मेशन है, डेटा का ऑग्यूमेंटेशन करना एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप टेक्सचुअल डेटा की बात करो तो लोअर केस में कन्वर्ट करना, लेमेटाइजेशन लगाना, स्टॉप वर्ड रिमूवल, ये सब अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो आप बहुत आसानी से वो ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो
वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फ्रेमवर्क हमने बना लिया है डेटा सेट और डेटा लोडर का, इसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने सेपरेशन ऑफ कंसर्न बना लिए हैं। और अब डेटा लोडिंग और एक रो रिटर्न करने के टाइम पे आप किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब एक और डिस्कशन करते हैं अराउंड पैरेललाइजेशन। ठीक है, सो अगर आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको डेटा लोडर का वर्किंग बताया, मैंने आपको बताया कि आप अपने सारे के सारे इंडेसेस को उठाते हो, उनको शफल करते हो। शफल करने के बाद आप इस तरीके से चंक्स क्रिएट करते हो। ये आपने 5 चंक्स क्रिएट किए। फिर आप क्या करते हो, फर्स्ट वाले चंक को उठाते हो और उस चंक के दोनों इंडेसेस को भेजते हो गेट आइटम के पास। गेट आइटम आपको पलट के भेजता है एक्चुअल डेटा, और उस एक्चुअल डेटा को कंबाइन करके आप बैच बनाते हो। बैच 1 बन गया। फिर आप सेकेंड चंक को उठाते हो और ये काम रिपीट करते हो, जिससे आपको बैच 2 मिलता है, बैच 3 मिलता है, एंड सो ऑन। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की है कि ये पूरा काम सीक्वेंशियल है, मतलब सीक्वेंस में हो रहा है, एक के बाद एक। इट मीन्स कि यहाँ पे टाइम लगेगा। बट वॉट इफ मैं ये सारा काम पैरेलली कर पाऊँ, तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सकता है। सो डेटा लोडर में एक वर्कर बोल के कॉन्सेप्ट होता है। तो आप चाहो तो एक से ज़्यादा वर्कर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मान लो आपने 2 वर्कर्स यूज़ किए, तो ये दोनों वर्कर्स पैरेलली साथ में बैचेस फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप पहले की तरह हुआ, दूसरा स्टेप पहले की तरह हुआ। अब आपके पास ये 5 चंक्स हैं। तो अब आप क्या करोगे, इस फर्स्ट चंक को उठाओगे और फर्स्ट वर्कर को दे दोगे। अब ये फर्स्ट वर्कर क्या करेगा, फर्स्ट वर्कर गेट आइटम के पास जाएगा, रो को फेच करेगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो लगाएगा, यहाँ पे डेटा को लेके आएगा और कंबाइन करके बैच फॉर्म करेगा। बट पैरेलली साथ ही साथ आपका जो सेकंड वर्कर है वो इसको उठाएगा, गेट आइटम के पास जाएगा, डेटा को लाएगा, कंबाइन करेगा और सेकंड बैच फॉर्म कर देगा। तो बेसिकली ये दोनों बैचेस एक साथ बन गए। अब जैसे ये दोनों बैचेस एक साथ बन गए, अब हमारा फर्स्ट वर्कर थर्ड वाले को पकड़ेगा, सेकंड वर्कर फोर्थ वाले को पकड़ेगा, और ये दोनों बैचेस साथ में बन जाएंगे। और फिर एक एक करके ये बैचेस हम ट्रेनिंग पाइपलाइन में डालते जाएंगे। तो आप नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा सकते हो। मैंने सिर्फ 2 का एग्जांपल दिया, बहुत आसानी से आप 4 8 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कैसा हार्डवेयर है। इससे क्या होता है, ये बैच बनाने का जो प्रोसेस है ये फास्ट हो जाता है। तो पैरेललाइजेशन इज़ टोटली पॉसिबल, और बहुत अच्छे से इसका कोड डेटा लोडर क्लास के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको बस नम वर्कर्स सेट करना है। ठीक है, अगर आप इस पूरी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरी चीज़ समझा रखी है, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे पूरा काम हो रहा है। आप एक बार इसको गो थ्रू करोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पैरेललाइजेशन भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो अब आप देख रहे हो कैसे जो जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी, कि स्टैंडर्ड इंटरफेस नहीं है, तो स्टैंडर्ड इंटरफेस डेटा सेट क्लास से आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन डेटा सेट क्लास के अंदर हो गया, शफलिंग एंड सैम्पलिंग ऑटोमेटिकली कौन करके दे रहा है, डेटा लोडर क्लास, बैच मैनेजमेंट और पैरेललाइजेशन कौन करके दे रहा है, डेटा लोडर क्लास। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी हमारे मैनुअल अप्रोच में, कैसे डेटा सेट एंड डेटा लोडर उसको मिलके सॉल्व कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। सो गाइज, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको डेटा लोडर की वर्किंग पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक टर्म बताया था, सैम्पलर। मैंने आपको बताया था कि जब आप डेटा लोडर यूज़ करते हो, तो डेटा लोडर का सबसे पहला काम होता है कि वो आपके सारे रोज़ के इंडेसेस को उठाता है 0 से लेके 9 तक, और फिर उसको रैंडमली शफल करता है। और ये शफल करने का जो काम है, ये कौन पूरा करता है, सैम्पलर। डेटा लोडर के अंदर इंटरनली सैम्पलर होता है और सैम्पलर ये शफलिंग करता है। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा सैम्पलर के बारे में और डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, एक बार इसको पढ़ते हैं। इन PyTorch, द सैम्पलर इन द डेटा लोडर डिटरमाइंस द स्ट्रैटेजी फॉर सेलेक्टिंग सैम्पल्स फ्रॉम द डेटा सेट ड्यूरिंग डेटा लोडिंग. It controls how indices of the datasets are drawn for each batch. सो यहाँ पे 2 मेजर टाइप के सैम्पलर्स हैं। फर्स्ट इज़ रैंडम सैम्पलर, ये जो अभी हमने देखा कि इससे रैंडमली हमने एक शफल करके नया सीक्वेंस बना लिया। सेकंड होता है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल क्या होता है कि
01 से वो 0123 9 तक ही बनाएगा, कोई चेंजेस नहीं करेगा। ये भी पॉसिबल है, और ये तब होता है जब आप शफल को फॉल्स कर देते हो, मैंने आपको दिखाया भी था। इसका यूज़ केस है मोस्टली जब आप टाइम सीरीज़ डेटा के साथ काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप शफलिंग नहीं करना चाहोगे डेटा की, तो आप शफल फॉल्स रखते हो, अदरवाइज जनरली आप शफल ट्रू रखते हो। इसके अलावा इफ़ यू वांट, आप अपने खुद के कस्टम सैम्पलर्स भी बना सकते हो अपने कस्टम लॉजिक के ऊपर। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मुझे कभी भी कस्टम सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, या तो मुझे शफल ट्रू रखना चाहिए या फिर शफल फॉल्स रखना चाहिए, राइट। इसके अलावा और क्या यूज़ केस है? यूज़ केस है, बहुत अलग अलग तरह के यूज़ केसेस हो सकते हैं, और आप बहुत अलग अलग तरह की सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप इम्बैलेंस्ड डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपके पास एक क्लास जो है 1 वाली, उसमें 99% डेटा है और 0 वाली में 1% डेटा है। अब आप इस तरह के डेटा में जब बैचेस बनाओगे, तो आप चाहोगे कि हर बैच में भी डेटा का यही रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे, 99:1 का रेशो। बट अगर आप रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करोगे, तो क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द बैचेस में 100% डेटा क्लास 1 से आ जाएगा, 0 वाला कभी सेलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक कस्टम सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप हर हमेशा मेक श्योर करोगे कि हर बैच में 1% डेटा 0 क्लास से होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशंस के लिए आप सैम्पलर का इस्तेमाल करते हो। आगे चल के आई एम प्रिटी श्योर कभी ना कभी ऐसा सिनेरियो आएगा जहाँ पे मुझे आपको सैम्पलर का यूसेज दिखाने का मौका मिलेगा, बट फिलहाल आपको इतना नॉलेज होना चाहिए जो मैंने अभी आपको कन्वे किया। सो गाइज, अब एक बार हम लोग बात करेंगे कोलेट फंक्शन के बारे में। सो अगर आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको डेटा लोडर का पूरा वर्कफ्लो बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आप इन चंक्स को यूज़ करते हो और इनके इंडेक्सेस को भेजते हो गेट आइटम के पास, और गेट आइटम आपको पलट करके रोज़ का डेटा देता है, तो इन रोज़ के डेटा को आप कंबाइन करते हो और उससे फिर हमारा बैच बनता है। और ये पूरा काम करता कौन है कंबाइन करने का? द आंसर इज कोलेट फंक्शन। तो एक बार थोड़ा कोलेट फंक्शन को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है। द कोलेट फंक्शन इन पाईटॉर्च डेटा लोडर इज अ फंक्शन दैट स्पेसिफाइज हाउ टू कंबाइन अ लिस्ट ऑफ सैम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 वाला रो आया जो कि एक टेंसर है, और 6 वाला रो आया जो कि अगेन एक टेंसर है। तो ये लिस्ट ऑफ टेंसर्स को हम कैसे जोड़ के एक सिंगल बैच बनाए, ये हमें कौन बता रहा है? कोलेट फंक्शन। बाय डिफॉल्ट द डेटा लोडर यूजेस अ सिंपल बैच कोलेशन मैकेनिज्म, जहाँ पे आप सिंपली जितने भी आपके पास रोज आए हैं उनको आप मर्ज करके एक सिंगल टेंसर बना देते हो। बट कोलेट फंक्शन अलाउज यू टू कस्टमाइज हाउ द डेटा शुड बी प्रोसेस्ड एंड बैच्ड। अब आई नो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कभी भी हमें कुछ भी अलग करने की क्या ज़रूरत है कोलेट फंक्शन में? सिंपली हमारे पास मल्टीपल रोज ऑफ टेंसर्स आ रहे हैं, हमें उनको मर्ज करके एक बड़ा बैच टेंसर बना के दे देना है। इसके अलावा अभी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? और द आंसर इज़ बहुत वैरायटी की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एक यूज़ केस बताता हूँ। मान लो आप टेक्स्ट डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, ये है आपका डेटा, इसमें फ़िलहाल 4 रोज़ हैं, और आप का बैच साइज है 2। मतलब आपके एक बैच में 2 रोज होंगे, 2 सेंटेंसेस होंगे। तो यहाँ पर अब देखो, ये पूरा प्रोसेस होगा, और 2 इस तरह के चंक्स होंगे। ठीक है। आपका फर्स्ट चंक में मान लो ये दोनों सेंटेंसेस आए, और आपके सेकंड चंक में ये दोनों सेंटेंसेस आए। अब आपको क्या करना है? बहुत सिंपली इन दोनों को मर्ज कर देना है, इन दोनों को मर्ज कर देना है। अब ऊपर वाला मर्जिंग मर्जिंग तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि साइज सेम है दोनों सेंटेंसेस का। यहाँ भी 3 आइटम्स हैं, यहाँ भी 3 आइटम्स हैं। बट यहाँ पे जब आप स्टैक करने जाओगे इन दोनों टेंसर्स को, ये स्टैक नहीं होंगे। उसका रीज़न क्या है कि ऊपर वाले टेंसर में 4 आइटम्स हैं, नीचे वाले में 2 आइटम्स हैं। और ऐसा हो सकता है, राइट, टेक्सचुअल डेटा में अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो सिंस अलग अलग साइज के टेंसर्स हैं, उनको स्टैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको मैनुअल कोड लिखना पड़ेगा टू परफॉर्म पैडिंग। तो आप क्या करोगे? इसके आगे 2 ज़ीरोज़ लगा दोगे, या फिर
पहले दो ज़ीरोज़ लगा दोगे, बेसिकली दोनों का साइज़ बराबर करोगे, और फिर आप दोनों को स्टैक करोगे, कंबाइन करोगे, और एक बैच फॉर्म करोगे। तो अब ये जो पैडिंग का लॉजिक है, ये आप कहाँ पे लिखोगे? द आंसर इज कोलेट फंक्शन। तो ये मैंने जस्ट एक सिनेरियो बताया जहाँ पे आपको नॉर्मल से अलग हट के थोड़ा सा कंबाइन करते टाइम मेहनत करनी पड़ रही है। इस तरह के और आगे आपको बहुत सारे सिनेरियोज दिखाई देंगे, और इन सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए कोलैट फंक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसका समझ में आ गया। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं डेटा लोडर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने देखा था डेटा सेट, हमने देखा था बैच साइज, हमने देखा था शफल, ये तीनों हमने देख लिया था। बट इसके अलावा भी कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। एक पैरामीटर होता है नम वर्कर्स, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था पैरेललाइजेशन में। यहाँ पे आप बता सकते हो कि आप एक साथ कितने पैरेलल वर्कर्स यूज़ करना चाहते हो, इससे आपका ट्रेनिंग का स्पीड बढ़ जाता है। उसके बाद है एक पिन मेमोरी। पिन मेमोरी इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू जीपीयू। सिंस अभी हमने जीपीयू पे ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बट आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। सिंपली जब आप इसको ट्रू सेट करते हो तो आपका जीपीयू किक इन करता है और आपका ट्रेनिंग का स्पीड बढ़ जाता है। उसके बाद है ड्रॉप फंक्शन, आई एम सॉरी, ड्रॉप लास्ट। सो ड्रॉप लास्ट का फंडा बहुत सिंपल है। मान लो आपके पास 32 रोज है डेटा में, ठीक है, और आपका बैच साइज 10 का है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितने बैचेस बनेंगे? द आंसर इज 32 डिवाइडेड बाई 10। तो मतलब तीन बैचेस बनेंगे 10-10 के, और फिर एक और बैच बनेगा जिसमें दो रोज होंगे, राइट? अब आप इस बैच को रखना चाहते हो या हटाना चाहते हो, ये स्पेसिफाई करता है ये ड्रॉप लास्ट। इसको अगर आप ट्रू कर दोगे तो ये लास्ट वाला हट जाएगा और सिर्फ तीन बैचेस पे ट्रेनिंग होगी। ठीक है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कब इसको यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। जनरली आप ड्रॉप लास्ट को ट्रू नहीं करते, मतलब आप ये दो वाले को भी रखोगे। बट इन सर्टन सिनेरियोज आप चाहते हो कि आपके फुल बैचेस फॉर्म हो, अधूरे बैचेस ना फॉर्म हो। जैसे कि मान लो आप बैच नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हो, तो बैच नॉर्मलाइजेशन पूरे के पूरे बैच पे लगता है। बट अगर आपका बैच ही छोटा है बाकी बैचेस से, तो फिर बैच नॉर्मलाइजेशन अलग तरीके से परफॉर्म होगा। तो उस सिनेरियो में आप इसको हटाना चाहोगे। तो ड्रॉप लास्ट का ये काम है। ठीक है, उसके अलावा कोलेट फंक्शन में आप अपना खुद का कस्टम कोई कोलेट फंक्शन भेज सकते हो। सैम्पलर में आप अपना कोई कस्टम सैम्पलर भेज सकते हो। ठीक है, तो ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड यू वुड सी कि हम इन पैरामीटर्स को ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। सो नाउ गाइस, हमने जो पीएचडी की है डेटा सेट और डेटा लोडर क्लास के ऊपर, उसको यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको याद हो, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि हम जो ब्रेस्ट कैंसर वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, उस कोड में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने पूरा का पूरा कोड लिखा है बैच ग्रेडियंट डिसेंट के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, उस कोड को, उस फ्लो को चेंज करेंगे और उसमें मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा सेट एंड डेटा लोडर क्लास जो हमने अभी पढ़ी। सो आई गो टू द कोड, और मैं आपको एक एक करके कोड सेल बाय सेल बताता हूँ। यहाँ पे हमने चीज़ों को इंपोर्ट किया है, यहाँ पे हमने डेटा सेट को इंपोर्ट किया है, कुछ अननेसेसरी कॉलम्स थे उनको ड्रॉप किया है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पहले ही कर लेना इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, डेटा लीकेज ना हो। उसके बाद हमने स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म किया है। उसके बाद हमने अपने आउटपुट कॉलम के ऊपर लेबल इनकोडिंग किया है। नमपाई को टॉर्च पाई टॉर्च टेंसर्स में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एक डेटा सेट, कस्टम डेटा सेट क्लास बनानी है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। सो दिस इज़ द कस्टम डेटा सेट क्लास, और ये इनहेरिट कर रही है डेटा सेट क्लास से। यहाँ पे अपने तीन मेथड्स हो गए, कंस्ट्रक्टर, लेंथ एंड गेट आइटम, और ये कोड एग्जैक्टली वही है जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम दो अलग डेटा सेट ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, वन फॉर ट्रेनिंग डेटा सेट, वन फॉर टेस्टिंग डेटा सेट। सो पहला वाला हमारा ट्रेन डेटा सेट है, दूसरा वाला हमारा टेस्ट डेटा सेट है, और यहाँ पे हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और यहाँ पे एक्स टेस्ट वाई टेस्ट भेज दिया। ठीक है, अब इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने डेटा लोडर्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें दो लोडर्स बनाने पड़ेंगे, वन फॉर ट्रेनिंग, वन फॉर टेस्टिंग। सो ये हमारा ट्रेन लोडर है।
ट्रेन लोडर के डेटा लोडर में हमने ट्रेन डेटा सेट को भेज दिया, बैच साइज 32 कर दिया, शफल ट्रू कर दिया, एंड सेम फॉर टेस्ट। ठीक है। उसके बाद का कोड एक्चुअली जो हमने पहले लिखा था वही है। यहाँ पे हमने अपना मॉडल डिफाइन किया है यूजिंग एन एन मॉड्यूल। उसके बाद ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, लर्निंग रेट एंड ईपॉक। यहाँ पे हमने अपना मॉडल बनाया है, मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पे हमने अपना ऑप्टिमाइज़र डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने अपना लॉस फंक्शन डिफाइन किया है। अब आती है मेन चीज़, हमारी ट्रेनिंग पाइपलाइन। सो अब हमारी ट्रेनिंग पाइपलाइन में एज यू कैन सी दो लूप्स हैं, वन ईपॉक को चलाने के लिए एंड सेकंड हमारे ट्रेन लोडर के अंदर से बैचेस को लोड करने के लिए। सो यू कैन सी हम ट्रेन लोडर के अंदर से एक एक करके बैच फीचर्स एंड बैच लेबल्स को लोड कर रहे हैं। हर बैच के लिए हम फॉरवर्ड पास चला रहे हैं, लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, बैकवर्ड पास चला रहे हैं, पैरामीटर्स को अपडेट कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। यही हमारा पूरा का पूरा फ्लो है। एंड लास्ट में जा करके आपको बस इवैल्यूएशन करना है। यहाँ पे मैंने इवैल्यूएशन का कोड लिख दिया है। कुछ नहीं कर रहे आप, फिर से टॉर्च डॉट नो ग्रैड के अंदर टेस्ट लोडर के अंदर से बैचेस को लोड कर रहे हो, हर बैच के लिए एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहे हो, और सारे बैचेस की एक्यूरेसी का एवरेज निकाल के प्रिंट कर दे रहे हो। दैट्स इट, दिस इज़ द कोड। तो आई होप ये कोड देख के आपको समझ में आ गया कि पाईटॉर्च में एक प्रॉपर ट्रेनिंग पाइपलाइन काम कैसे करती है। ठीक है। सो काफ़ी लंबा रास्ता हमने यूज़ किया। हमने पहले थ्योरेटिकली चीज़ों को समझा बहुत डीपली, और अब हमने फाइनली उसको कोड में इम्प्लीमेंट किया। आई वुड रिकमेंड एक बार आप ये कोड अपने हाथों से लिखो, ट्रस्ट मी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ डू लाइक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज़ यहाँ पे हम पाईटॉर्च में और बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं जो डेफिनेटली आपका पाईटॉर्च का नॉलेज काफ़ी बढ़ाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।